मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल। जो पूर्व की क्लास में हमने यूएनओ के महत्वपूर्ण अंग महासभा के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं यूएनओ के एक और अति महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद के बारे में। यहाँ पर मैं यह आपको कहूँ कि वास्तव में यही एक ऐसा अंग है जो यूएनओ की भूमिका को विश्व स्तर पर निर्धारित करता है या भूमिका के महत्व में बढ़ोतरी करता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि यही एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा या जिसके आधार पर यूएनओ विश्व में अपनी भूमिका, अपना योगदान देने में सफल हो पाता है। कुल मिलाकर आप साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में यह समझ सकते हैं कि यदि सुरक्षा परिषद काम कर रहा है तो यूएनओ काम कर रहा है, और यदि यूएनओ काम करता हुआ दिख रहा है विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, तो इसके मायने यह है कि सुरक्षा परिषद काम कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि सुरक्षा परिषद जो यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग है, वह कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है, या उसका प्रभाव इस संगठन में कितना है। तो हम अब शुरुआत करते हैं इस अति महत्वपूर्ण, प्रभावी, शक्तिशाली संगठन की, जिसके द्वारा ही यूएनओ विश्व में अपना योगदान देने में या भूमिका निभाने में सफल होता है। तो इसके संगठन की बात करें बच्चों कि इसका गठन कैसे होता है, तो इसके चार्टर के 5वें अध्याय में इसके संगठन संबंधी नियम बताए गए हैं, और पूर्व में 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य इसमें रखे गए थे, यानी कुल 11 मेंबर्स इसमें बनाए गए थे। परंतु आगे चलकर इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर ली गई। तो वर्तमान में सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 है स्थायी और 10 है अस्थायी। अब 5 स्थायी सदस्य आपको विदित ही होगा, आपको पता ही होगा कि कौन हो सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी उनके नाम। 5 स्थायी सदस्यों में हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में सोवियत संघ परंतु अभी रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। एक बार और ध्यान से सुन लें, सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हैं। और जहाँ तक 10 अस्थायी सदस्यों की बात है बच्चों, तो उनका निर्वाचन या उनका चयन या उनका चुनाव सुरक्षा परिषद की ही सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए करती है। और जो उनका चुनाव है वो विश्व में भौगोलिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है बच्चों। कैसे कि इन 10 में से 5 जो सदस्य हैं वो तो लिए जाएंगे एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों से, 5 फिर एक पूर्वी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से और 2 दक्षिणी अमेरिका से। तो इस तरह से विश्व के भूगोल को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले इस संगठन में, इस महत्वपूर्ण अंग में ध्यान में रखते हुए इन 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। मैंने पूर्व में ही बताया बच्चों कि यूएनओ का हर काम, हर महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद के द्वारा ही या सुरक्षा परिषद से गुजरकर ही लिया जाता है। अब बात करते हैं
कि इसकी कार्यप्रणाली की, तो बच्चों सुरक्षा परिषद जितना कि मैंने बताया है इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो यह निरंतर कार्य करने वाला अंग है, यानी सदैव सत्र में रहता है। 14 दिन में इसकी एक बार बैठक का आयोजन होता है और आवश्यकता पड़ने पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो 24 घंटे की अल्प सूचना पर भी इसकी एक विशेष बैठक बुलाई जा सकती है या बुलाए जाने का प्रावधान है। इसमें सुरक्षा परिषद में प्रत्येक राष्ट्र का सिर्फ एक एक प्रतिनिधि रहता है और परिषद की बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित हो सकते हैं, जिसको कि गंभीर विषयों पर विचार विमर्श करने में और निर्णय लेने में सुरक्षा परिषद को सुविधा रहे। बहुत संख्या में सदस्यों की उपस्थिति होने पर उन पर विचार विमर्श कम और विवाद अधिक होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं कि निर्णय लिए कैसे जाते हैं, यानी इसमें जो कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद में किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। तो बच्चों इसमें निर्णय 2 प्रकार से लिए जाते हैं। पहला है प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय और दूसरा है महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय, यानी प्रोसीजरल मैटर्स और सब्सटेंटिव मैटर्स। तो प्रोसीजरल मैटर्स में यानी प्रक्रिया संबंधी मामलों में तो निर्णय में जो इसके 15 सदस्य हैं उनमें से 9 के वोट की ज़रूरत होती है, 9 मतों की ज़रूरत होती है। सिर्फ उसमें स्थायी सदस्य हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं है। और अब प्रक्रिया संबंधी मामलों में जो कि 9 मतों से या 9 देशों की स्वीकृति से निर्णय लिए जाते हैं, जहाँ पर उनमें हम ले सकते हैं कि जैसे सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ होगी, उसका समय, उसमें सहायक अंग जो काम कर रहे हैं उनकी स्थापना, जो उसकी कार्रवाई चलेगी सुरक्षा परिषद की, उनके नियम या कौन कौन से सदस्य बैठक में शामिल होंगे आदि विषय आते हैं। और महत्वपूर्ण मामलों में हम कह सकते हैं कि वह सभी महत्वपूर्ण विषय जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संबंध हो को लेने के लिए 9 स्वीकारात्मक मतों की ज़रूरत होती है। अर्थात स्वीकारात्मक मतों से यहाँ तात्पर्य है कि 15 में से 5 तो स्थायी सदस्यों का निर्णय होना ही चाहिए, 4 अस्थायी सदस्य हो सकते हैं। तो मैं पुनः आपको बताती हूँ कि 2 प्रकार से सुरक्षा परिषद में निर्णय होते हैं। एक प्रक्रिया संबंधी मामलों में जहाँ पर 9 मतों की स्वीकृति से निर्णय हो सकते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण मामलों में जहाँ 9 स्वीकारात्मक मत अर्थात 5 स्थायी सदस्यों की अनिवार्य स्वीकृति के बाद ही निर्णय किए जाते हैं। और ये जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो उनमें कौन से विषय या कौन से सब्जेक्ट आएंगे उनमें आप देख सकते हो। जैसे किसी भी देश को सदस्य बनाना है, उसको निकालना है, उसका स्थगन है, उसका निलंबन है, महासभा के साथ उसका चुनाव है सदस्यों का, आदि आदि हम देख सकते हैं। इस प्रकार अब आगे हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद के कार्य और क्षेत्राधिकार की। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि यह एक ऐसा अंग है यूएनओ का जो एक तो निरंतर कार्य करता है, यानी स्थायी रूप से सत्र में रहता है, और दूसरा कि इसके कार्य करने से ही यूएनओ का कार्य करना माना जाता है। तो इसका क्षेत्राधिकार या इसका कार्य करने का जो अधिकार क्षेत्र है, हम कह सकते हैं समूचा विश्व इसका कार्य क्षेत्र है। समूचे विश्व की सुरक्षा और शांति को स्थापित करना इसके कार्य क्षेत्र में, इसके अधिकार में आता है। सामान्य तौर पर जो कार्य सुरक्षा परिषद करती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करना है,
महासचिव का चुनाव करना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है आदि सभी कार्य ये महासभा के साथ मिलकर करती है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा संबंधी जितने भी निर्णय हैं वह सुरक्षा परिषद के कार्यक्षेत्र में आते हैं। और शांति और सुरक्षा को लेकर सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कठोर कार्रवाई करने का काम कर सकती है। उन देशों के विरुद्ध आर्थिक, कूटनीतिक प्रतिबंध लगा सकती है। उन देशों के विरुद्ध सदस्य राष्ट्रों को भी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध कर सकती है। सुरक्षा परिषद द्वारा शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बारंबार समझाने के बाद भी यदि कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है तो सुरक्षा परिषद उसके विरुद्ध कठोर सैनिक कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की सेना का कहीं प्रावधान नहीं है बच्चों, परंतु जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको वह वहाँ पर अपनी सेनाएं संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के लिए भेजने का आह्वान कर सकती है या निर्देश दे सकती है। अब यदि हम बात करें कि सुरक्षा परिषद जो अपना ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो कार्य करती है वह किस प्रकार से करती है, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो निपटारा है उसके लिए कौन से तरीके, कौन से साधन उपयोग में लाती है। तो बच्चों, मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद द्वारा ये 4 प्रकार या 4 साधन प्रयोग में लाते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का प्रयत्न किया जाता है। कि पहले साधन के रूप में तो सुरक्षा परिषद जो भी विवाद से संबंधित राष्ट्र है, देश हैं, उनको परस्पर वार्ता के लिए, व्यापक विचार विमर्श के लिए या पत्र व्यवहार द्वारा उस समस्या को सुलझाने का आह्वान करती है या उनको प्रेरित करती है कि वो अपनी समस्या का समाधान, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बिगड़ सकती है, परस्पर वार्ता करके, व्यापक विचार विमर्श करके, पत्र व्यवहार करके उसको सुलझाए। दूसरे साधन के रूप में सुरक्षा परिषद मध्यस्थों या पंचों के द्वारा परस्पर विवादित राष्ट्रों को समझाने का काम करती है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, यदि वह विवाद भी उससे संबंधित है तो उनके द्वारा भी सुलझाने का सुझाव देती है। तीसरे साधन के रूप में सुरक्षा परिषद दोषी राष्ट्र के विरुद्ध, यानी बारंबार समझाने के बाद भी जब विवादित राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनओ की बात नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद द्वारा उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उस पर दबाव बनाया जाता है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ न करें। और इसके बाद भी, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी, यदि संबंधित राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात नहीं सुनते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में वह सैनिक कार्रवाई कर उस राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का अंतिम साधन के रूप में उपयोग करती है। तो इस प्रकार हमने देखा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब शांति और सुरक्षा को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा समय समय पर भंग किया गया है या शांति और सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की गई है या उनके विवाद, उनके संघर्ष, उनकी समस्याओं ने दूसरे देशों की शांति को भी प्रभावित किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को प्रभावित किया है, तो बच्चों, सुरक्षा परिषद द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों के साथ साथ सैनिक कार्रवाई करते हुए भी उन दोषी राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम किया गया है। मुख्य रूप से हम देखते हैं खाड़ी संकट के समय या लीबिया को लेकर या ईरान इराक पर सुरक्षा परिषद द्वारा
सैनिक कार्रवाई करते हुए इन समस्याओं का समाधान किया गया था, क्योंकि यदि सुरक्षा परिषद ऐसा नहीं करती तो उनकी ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सुरक्षा परिषद, चूँकि हमने पूर्व में भी कहा या मैंने बताया कि ये एक अति महत्वपूर्ण अंग है जो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के बदले काम कर रहा है, यही काम कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र काम कर रहा है। तो इसका जो ये काम करने का जो प्रभाव है, जो इसके ये शक्ति प्राप्त हुई है, वो इसके सदस्यों को प्राप्त जो वीटो का पावर है, जिसको कि हिंदी में हम निषेधाधिकार कहते हैं, इसके कारण इसको मिली है। और यही वजह है कि वह समूची अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद के पूरी तरह से निर्भर हो गई है। तो अब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद में जो सदस्य राष्ट्र हैं, 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं, उनके वीटो पावर की। आज सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगी कि वीटो है क्या और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। फिर अगली क्लास में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी इनके समर्थन में भी बात करेंगे और उसकी आलोचना भी करेंगे। तो वीटो पावर का मतलब है बच्चों कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जब तक वो किसी मुद्दे पर 5 अपनी सहमति नहीं देंगे तब तक उस समस्या का समाधान